गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पाठ 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। हमने पिछले पाठ को कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपकी 4 वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो गई हैं और वहां से नोट्स भी उसके टेलीग्राम पर गिर गए हैं, तो आप देख सकते हैं। और उसकी टेस्ट सीरीज भी गिर गई है। अब दूसरा पार्ट है अम्ल क्षारक व लवण। सभी रासायनिक यौगिकों को जो है अम्ल क्षारक और लवण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और जिसमें हम इनकी डेफिनेशन, इनसे होने वाले प्रभाव, इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल क्या है। अम्ल अम्ल जिन्हें इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। एसिड अम्ल। अम्लों की बात करेंगे तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि इमली, नींबू का रस, और सभी सिट्रिक फल आदि। एक वैज्ञानिक आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने अलग ही डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन ये है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, तथा H+ धनायन के अतिरिक्त अन्य कोई धनायन नहीं देते। अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। सॉरी, अम्ल कहलाते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन हुई। इसी उसमें अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, या अम्लों के 2 प्रकार होते हैं। अम्लों के 2 प्रकार होते हैं।
दो प्रकार होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। वे अम्ल लिख लेंगे इसे। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण इसका एग्जाम्पल जैसे कि H2SO4, HCl, HNO3 आदि अम्ल है। ये अम्ल जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी कि सवा पूरी तरीके से घुल जाते हैं। और दूसरा है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल तो इसमें बात करेंगे वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित या घुल नहीं पाते हैं। वियोजित नहीं हो पाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण है इसके उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड है, HCN, CH3COOH है और HCOOH। इसे मेथेनोइक अम्ल बोलेंगे, इसे एथेनोइक अम्ल है, ये हाइड्रोजन साइनाइड है आदि हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हाथ पे हाथ याद करके चलिए। चलिए बात करते हैं अम्लों की प्रबलता का क्रम। अम्लों की प्रबलता का क्रम, अम्लों की प्रबलता है कि सबसे हार्ड यानी कि अधिक अम्लता किसमें होगी, तो HCl सबसे अधिक प्रबल है H2HNO3 की अपेक्षा, और ये जो अधिक प्रबल है H2SO4 की अपेक्षा, और इससे कम CH3COOH है
और इससे भी कम HCN H2CO3 है और इससे कम है HNO3। ये अगर आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से अधिक प्रबलता किसकी है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, अगर ये नहीं है तो HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल की, और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो H2SO4 की, और सबसे कम की बात करेंगे तो HCN है। ये HCN है, सबसे कम प्रबलता होगी तो ये इसकी होगी HCN, हाइड्रोजन साइनाइड की। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी अम्ल है। अगला हेडिंग है हमारा अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण, तो अम्लों के भौतिक गुण की बात करेंगे साधारण रूप से, तो सबसे पहले अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं। इनकी प्रवृत्ति धनायन बनाने की होती है, धनायन बनाने की होती है। याद रखिए, एक जो सबसे मोस्ट है ये है अम्ल। नीले लिटमस पेपर को, नीले, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसा? लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति, एक चीज और है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, संक्षारक होती है, अर्थात ये लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं, आदि को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से इसके भौतिक गुण हैं। साधारण रूप से ये डेफिनेशन में भी आते हैं और डेफिनेशन भी हम इनसे बना सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं, या ऑप्शन में भी दिए जाएंगे कि जिनका स्वाद खट्टा होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। और H+ आयन देने की प्रवृत्ति किनमें होती है? अम्लों की। धनायन बनाने की प्रवृत्ति किसकी होती है? अम्लों की। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं कौन? अम्ल। अम्लों की प्रकृति हमेशा कैसे होती है? संक्षारक होती है। तो किसकी प्रवृत्ति जो होती है संक्षारक होती है? वो है अम्लों की। इस प्रकार से इसमें यहीं से ही ऑप्शन उठते हैं। आप इसको बेस को तैयार करते चलिए, जिसके कारण आपकी याद ये हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है।
इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीला लिटमस, नीला यानी कि ये ब्लू कलर जो है इसे रेड करेगा, और रेड का मतलब होता है किसी भी चीज का, जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारक हो गया ना, लोहे पर जंग लगना। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि लोहा जो है वो नीले से या कैसे भी कलर से लाल हो जाता है, यानी कि लाल होना यानी कि वो जंग रोधक हो गया। तो संक्षारक होना यानी कि नीले लिटमस पेपर से को लाल कर देना, तो वो क्या कहलाता है, अम्ल कहला जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। अगला हेडिंग है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों की किस किस के साथ अभिक्रिया होती है और क्या बनता है। जैसे कि नंबर 1 है धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो हम इसमें पहले बताएंगे अम्ल धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। जैसे कि हम मेटल्स यानी कि धातु हैं, तो मेटल्स होंगी, एम बना दिया मैंने, METALS मेटल। तो धातु हो सकती है Na, Zn, Cu, Fe, Al, इनमें से कोई सी भी धातु हो सकती है आदि। ये मैंने धातु ले ली है सभी। और धातुओं की अभिक्रिया किससे करनी है, अम्लों से। और जो भी बनेंगे आगे बनेंगे धातु लवण बनेंगे साथ साथ में। तो जैसे मैं एक मेटल ले लूं, धातु, तो एक धातु ली मैंने Na लिया और इसकी अभिक्रिया करी अम्ल से। तो अम्ल हमारे पास, हमने बताया था आपको, कोई से भी अम्ल होंगे, HCl, और इसकी अभिक्रिया जैसे इससे होगी तो ये हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगी, मुक्त होगी, प्लस जो बचेगा वो शेष यहां पर आ जाएगा, NaCl लवण के रूप में बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती है। ठीक है, धातु लवण बना सकती है। अब इसे संतुलित कर लेंगे। यहाँ पे 2 हैं क्लोरीन के, यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे क्लोरीन के भी, और यहाँ पे भी, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 हैं। HCl से चाहे तो सभी की धातु से अभिक्रिया कर लेंगे। जैसे कि ये धातु है Zn प्लस HCl की अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा, ZnCl2, ZnCl2, और प्लस के यहां पे इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर की तरफ, H2। संतुलित करेंगे, क्लोरीन के 2 हैं तो 2 करने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन को उधर ऑटोमेटिकली 2 हो गए। तीसरी धातु ले लो, चाहे कॉपर ले लो, कॉपर की HCl से अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस इधर भी मुक्त हो जाएगी। इधर Cl2 इधर H2, तो इधर भी दुगना कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि HCl सभी के साथ लिया जाएगा। हम बात करेंगे तो H2SO4 भी ले लें, चाहे अगला तत्व जो है Fe है, Fe की अभिक्रिया अगर मैं H2SO4 से करूंगा, ये भी अम्ल है, और H2SO4 तो ये बनेगा FeSO4, फेरिक सल्फेट बनेगा, और इसका हाइड्रोजन इधर मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इसकी।
अगला पदार्थ है तत्व मेटल है हमारे पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की HCl से कर लेंगे, तो एल्यूमिनियम की HCl से करेंगे तो ये बन जाएगा AlCl3 और प्लस के ये हाइड्रोजन जो है H2 इधर हो जाएगा। और बात करेंगे क्लोरीन के इधर 3 है तो 3 लगाने पड़ेंगे और हाइड्रोजन के इधर कितने हैं 2, तो 2 यहां पे 3 करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन के इधर कितने हो गए 6 हो गए, 6 हुआ तो क्लोरीन के इधर 2 करने पड़ेंगे और इधर एल्यूमिनियम के भी 2 करने पड़ेंगे। इस प्रकार से देखो ये सभी जितने भी बने हैं ये लवण बने, तो धातु से अभिक्रिया करके अम्ल लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं मुक्त करते हैं। नोट कर लीजिए ये इसका पहला लक्षण है। आपके बारे में पूछा है क्या होता है जब, इसमें भी पूछा जाएगा कि क्या प्राप्त होगा, ये इस तरीके से भी पूछा जाएगा और बताया जाएगा कि जिंक धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, और इस तरीके से यहां से ही सारी रिएक्शन उठेंगी आपके लिए। दूसरे गुण की बात करेंगे। दूसरा गुण है इसका अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट, अधातु कार्बोनेट जैसे कि धातु है Na2CO3, Na2CO3 हो गया, ZnCO3 हो गया और कार्बोनेट पे CO3 लगता ना, इस वजह से अब अम्ल यही होंगे। तो धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया अम्लों की, तो मैंने यहां पे पहला बात लिखेंगे इसमें कि अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल देते हैं, जल का निर्माण करते हैं, ऐसे लिख देंगे। तो हम चाहे तो एक सूत्र बना देंगे इसका, यहां पे लिख देंगे धातु कार्बोनेट प्लस कोई भी अम्ल होगा और इज इक्वल टू यहां पे लवण बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और प्लस H2O, ये निर्मित होंगे। तो जैसे धातु कार्बोनेट मैंने लिया Na2CO3 प्लस अम्ल लिया इसके साथ में HCl इज इक्वल टू, तो लवण क्या बनेगा NaCl प्लस CO3 है तो CO3 से CO2 बनेगा और यहां पे बनेगा जल। संतुलित कर लेंगे, Na के 2 हैं तो ये 2 हुआ, क्लोरीन के 2 हैं तो ये 2 होगी, हाइड्रोजन के उधर 2 है तो 2 है, ये संतुलित हो गई। और एक ऑक्सीजन का ये है 2 ये 3, तो ऑक्सीजन के इधर भी 3 है। धातु कार्बोनेटों में चाहे हम ZnCO3 को ले लें, ये भी जिंक कार्बोनेट यानी कि कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, और यहां पे अम्ल चेंज कर दे H2SO4, तो यहां पे लवण प्राप्त होगा ZnSO4 होगा। और वैसे भी
हाइड्रोजन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, तो इसका स्थान वैसे भी ले लेगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी है ये। और यहाँ पर CO2 गैस बनेगी और प्लस H2O जल बनेगा। संतुलित करेंगे तो Zn के पूरे हैं, H2 हाइड्रोजन के 2 है तो हाइड्रोजन के 2 है, CO2 यहाँ पे CO3 है तो O के भी पूरे हैं, सभी पूरे कंप्लीट। और भी कार्बोनेट है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3 प्लस HNO3 की अभिक्रिया में इससे कर दूं। HNO3 भी एक अम्ल है तो ये होगा NO3 का होल ट्वाइस, MgNA3 का होल ट्वाइस और प्लस के CO2 बनेगा और H2 जल बनेगा। ये प्राप्त हुआ और यहां पर संतुलित कर लेंगे, NO3 का एक ही है तो 2 बना देंगे और इस प्रकार से ये संतुलित होगी। नोट करते रहिए, साथ ही साथ अगला गुण है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो बात करेंगे अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। जैसे अगर धातु ऑक्साइड होंगे कौन, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और इज इक्वल टू लवण प्लस जल। धातु ऑक्साइड जैसे कि MgO और अम्लों की बात करेंगे तो HCl ले लो, लवण बनेगा MgCl। Mg की संयोजकता 2 के कारण तो Cl के 2 लगेंगे प्लस H2O और एक है CaO शुष्क चूना, इसकी H2SO4 से अभिक्रिया कर देंगे तो ये बनेगा CaSO4 और प्लस के जल बनेगा। संतुलित ये नहीं हुई संतुलित तो इस वाली को करो, अब पूरी है। CaSO4 हो गया, H2 का स्थान हो गया, यहाँ पे वो उधर पहुंच गया, सही है। अगला ऑक्साइड जैसे कि Cu2O दूसरा ले लो कोई, Na2O ले लेंगे, HNO3 के साथ तो ये बनेगा NaNO3 और प्लस ये वाला H2O जल। Na इधर 2 है तो 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे।
हाइड्रोजन के 2 करने के लिए। इस प्रकार से आपके अम्लों के रासायनिक गुण सभी समाप्त हो गए। अब बात करेंगे अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग, अम्लों के उपयोग तो जैसे कि हमारे पास अम्ल कौन कौन से हैं। नंबर 1 है H2SO4 और H2SO4 के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तो जैसे इनका उपयोग करते हैं हम लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक कृत्रिम रेसे बनाने में, प्लास्टिक कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में, उर्वरक निर्माण आदि में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अम्ल है HCl। HCl के उपयोग, HCl के उपयोगों की बात करें तो ये सबसे अधिक प्रबल अम्ल है और इसका प्रयोग करेंगे हम वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों का रंग उड़ाने में, वस्त्र उद्योगों में, कपड़ों का रंग उड़ाने में, कपड़ों का रंग उड़ाने में और इसके अतिरिक्त कलाई से पूर्व या लोहे, धातु आदि की चादरों को साफ करने में, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के उपयोग, इसके उपयोग हैं सोना चांदी, सोना चांदी आदि के आभूषणों को साफ करने में, उर्वरक औषधि विस्फोटक, उर्वरक औषधि विस्फोटक बनाने में आदि में किया जाता है। देखिए इसके
अतिरिक्त हमने यहाँ पे अम्ल टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, जिसमें अम्लों की डेफिनेशन भी है, अम्ल के बारे में बताया कि इनका स्वाद कैसा होता है, और आर्हेनियस वैज्ञानिक ने भी इसके बारे में बताया था कि जो जल में वियोजित होकर H+ आयन धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अम्लों के प्रकार बताए, अम्लों के भौतिक गुण बताए, रासायनिक गुण बताए, और इसी तरीके से जैसे कि रासायनिक गुणों में सबसे ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट जो इसमें है रासायनिक गुण। ये क्वेश्चन हमारी अभिक्रियाओं से रिलेटेड है। क्या होता है जब ये प्राप्त करने के लिए 4-4, 3-3 नंबर की अभिक्रियाएं आती हैं, जो अभ्यास में भी प्राप्त हैं, कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड की धातु के साथ अभिक्रिया क्या प्राप्त करेंगी। तो इन अभिक्रियाओं को जो मैंने आपको बताया था, धातु ऑक्साइडों से, धातु कार्बोनेटों से, धातुओं से अभिक्रिया, तो अम्लों की इस प्रकार से मैंने समझा दिया है। आज का टॉपिक हमारा अम्ल था। दैट्स ऑल, इट्स एन अप टू डेट वर्क। गुड नाइट।